ठीक है जी। तो लीज लायबिलिटी का हिस्सा मैं इस वजह से नहीं बनाता, लेकिन राइट ऑफ यूज एसेट का हिस्सा बनाता हूं क्योंकि उस राइट को लेने के लिए मैंने वो पेमेंट की थी। क्लियर? आप उस अमाउंट को क्या समझोगे? डाउन पेमेंट को इनकम समझोगे। कौन सी इनकम समझोगे? कि जो आज की डेट में मिली है, प्रेजेंट में जो मिली है। कौन सी इनकम भाई? वो वाली इनकम जो कि नेट इन्वेस्टमेंट का पार्ट बनती है। नेट इन्वेस्टमेंट क्या है? लीज पेमेंट, ठीक है, उनकी प्रेजेंट वैल्यू, यूजीआरबी उनकी प्रेजेंट वैल्यू, मतलब आज की डेट में मुझे कितने पैसे मिलने हैं, वो सारे के सारे पैसे मिला के मैं क्या मान लूंगा? इसको नेट इन्वेस्टमेंट मान लूंगा। ठीक है। अब लीज नेट इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट लगता रहेगा, तो मैं इसको क्या मानूंगा जनाब? मेरे पास ये क्या बन जाएगा? ग्रोस इन्वेस्टमेंट मेरे पास बन जाएगा। सर ये जो डाउन पेमेंट जो हमें मिलेगी अगर हम लेसर है तो हमारी ये एंट्री होगी ना सिंपल की कैश कैपिटल इनकम क्रेडिट। इसमें डाउन पेमेंट सिर्फ हमें डाउन पेमेंट हम इसको नहीं लिखेंगे, डाउन पेमेंट को हमने अलग से मेंशन नहीं करना। डाउन पेमेंट को हम लोग पार्ट बनाएंगे अपनी नेट इन्वेस्टमेंट का। एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, फिक्र ना करें, जिसमें डाउन पेमेंट भी आ रही होगी, लीज पेमेंट्स की जो प्रेजेंट वैल्यू भी वो भी निकालेंगे हम लोग, उसमें शामिल कर देंगे। ठीक है, तो फिर ये हमारे पास डाउन पेमेंट निकलेगी। ओके, अच्छा जनाब, तो यहाँ तक अभी टर्म्स हम लोग बेटा बात करें टर्म्स के बारे में। तो टर्म्स मुझे बताइए, ये समझ आ रही है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट दोनों का फर्क सिर्फ इतना है जनाब, एक के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, ग्रॉस बन जाएगा, इंटरेस्ट निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा? नेट बन जाएगा। ओके, अच्छा जनाब, इसके बाद जनाब हम बात करते हैं, अभी हम बात करते थे एक चीज इम्प्लिसिट रेट की। इम्प्लिसिट रेट बेटा वो वाला रेट होता है कि जो लेसर लेसी के ऊपर इंपोज करता है कि जनाब ये मेरा रेट ऑफ रिटर्न होगा, कि मैं तुम्हें अपना एसेट यूज करने के लिए दे रहा हूं, ये मेरा क्या होगा? रेट ऑफ रिटर्न होगा। लेसर के इस रेट का मतलब ये होगा कि जनाब जो आपने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट निकाली है, ठीक है, नेट इन्वेस्टमेंट जिसको हम लोग कहते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट निकाली है और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, यानी कि नेट इन्वेस्टमेंट, इट मस्ट बी इक्वल टू फेयर वैल्यू और इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट पेड बाय लेसर। एक इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट क्या थी? हमने कहा जनाब इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट उसमें क्या होती है कि कुछ लेसर पे कर देता है, कुछ लेसी पे कर देता है। लेसी के केस में हम किसकी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट कंसीडर कर रहे थे? सिर्फ लेसी की। लेसर के लिए हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ लेसर की। ठीक है, लेसी के केस में किसको हम इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट किसकी मान रहे थे? लेसी की। ठीक है, वो हमने कहा था जनाब आईडीसी जो है वो अपना आरओयू का हिस्सा बन जाता है, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट जो है वो राइट ऑफ यूज एसेट का हिस्सा बनता है। और मैंने क्या कहा था, ये वो वाली इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट है जो कि लेसी ने पे की होगी। अगर उसमें से कुछ उसको रीइंबर्स हो जाता था तो वो हम उसमें से माइनस करवा देते थे। याद है कि नहीं याद? एग्जाम्पल्स भी हमने की थी। ठीक है, अब क्योंकि हम लोग लेसर का केस पढ़ रहे हैं तो इसमें इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट किसकी होगी? लेसर की। तो इस रेट पे कहते ही हैं कि जनाब ये वो वाला रेट है जिस पे नेट इन्वेस्टमेंट, अगर नेट इन्वेस्टमेंट नहीं लिखते हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, जैसे नेट इन्वेस्टमेंट लिख सकते हैं लेकिन मैं जरा ओपनली कह देता हूँ, जिस पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, यूजीआरबी या यूआरबी, यही नेट इन्वेस्टमेंट था ना। इट मस्ट बी इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ एसेट प्लस इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, कौन सी? लेसर की। ठीक है जी, कहते जनाब ये सेम होती, ये क्या होती हैं? सेम होती। ओके, वो वाला रेट हमारे पास क्या कहलाएगा? इम्प्लिसिट रेट। याद रखिएगा बेटा, अगर मार्केट रेट डिफरेंट है, इम्प्लिसिट रेट डिफरेंट है, तो मार्केट रेट पे अगर आप निकालेंगे तो ये वैल्यूज नेट इन्वेस्टमेंट इनके बराबर नहीं आएगी। इम्प्लिसिट रेट पे क्योंकि लेसर ने वो रेट अप्लाई करवाया, तो लेसर ने अपनी कैलकुलेशन अपने हिसाब से की होगी, तो उस रेट पे जनाब इम्प्लिसिट रेट पे अगर आप निकालेंगे ये वाली वैल्यूज तो वो इन दोनों के बराबर आएगी। ये लेसर इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट आईडीसी। ओके, अच्छा अब इस चीज को प्रूव करते हैं हम लोग, प्रूफ इन सेंस के इस चीज को हम लोग देखते हैं जरा, इनकी वैल्यूज हम लोग निकालते हैं। अच्छा यही इक्वेशन हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बाज़ औक़ात आई कैप करता ही है, आई कैप हमें लीज रेंटल्स नहीं देता। आई कैप क्या करता है? लीज रेंटल्स नहीं बताता। बाकी केसेस में जैसे आपने क्वेश्चन अभी तक जितने भी किए हैं उन सब में बता रहा है कि जनाब एट द एंड एरियर में या इन एडवांस वो इतना लीज रेंटल मंथली एनुअली जो भी उसने बताया हुआ है। ठीक है, लेकिन कुछ केसेस में
आई कैप क्या करता है जी, लीज रेंटल्स नहीं बताता। 5 मिनट दें मुझे। अच्छा बेटा, फीडबैक्स अभी ये आप लोगों के पास आएंगे, तो ये समझ लीजिए कि एक प्लेटफॉर्म है, इसको लाइट ना लीजिए। ये इसके ऊपर मतलब मैं, क्योंकि मेरे पास ही आना है, तो मैं इसके ऊपर बड़ा सीरियस हूँ, ठीक है। आप जो टिक मार्क्स हैं उनको, जो जेन्युइन टिक मार्क्स हैं वो टिक मार्क्स कीजिए, ठीक है। उसके बाद नीचे हमने एक स्पेस छोड़ी हुई है एंड पे कमेंट्स के लिए, ठीक है, सजेशंस के लिए। आप जो समझते हैं कि स्कैन्स टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, फैकल्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आप समझते हैं कि जिसमें ये मतलब होना चाहिए, अच्छा है, बुरा है, इंक्रीज़ होना चाहिए, डिक्रीज़ होना चाहिए, वो बेटा आपने सारा कुछ लिखना है। इसका फ़ायदा हो सकता है कि अल्लाह करे कि आप लोगों की अगर ये क्वालिफाइंग अटैम्प्ट है तो आप इसको दे के चले जाएँ। अगर आप लोगों को एक आध पेपर है तो आप, इसका मतलब ये कि अगले 6 महीने भी इंशाल्लाह आप हमारे साथ रहेंगे, अगर हम आपको अच्छा फैसिलिटेट करेंगे तो, ठीक है। और सिर्फ इसको अपने हद तक ना सोचिए, इसका फ़ायदा ये देखिए कि कल को आपके जूनियर्स आएंगे, छोटे बहन भाई आएंगे, तो उनको इस चीज़ का फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। तो प्लीज़ सीरियस होके इसको आपने करना, और मैं बहुत सीरियस हूँ इस मामले में। मैंने, मुझे आज मिल जाएंगे। अच्छा अभी रुकें ज़रा, अभी हम इसको पढ़ लें पहले, आगे जी। अच्छा बेटा, मैं बता रहा था कि बाज़-औक़ात क्या होता है, होता ही है बाज़-औक़ात कि आपके पास वो लीज रेंटल्स नहीं बताता, ठीक है। जब वो लीज रेंटल्स नहीं बताता तो फिर हमें खुद से लीज रेंटल्स निकालने पड़ते हैं। अब आई कैप ने एक दफ़ा एक सवाल दिया था लेसी का, कि लेसी की अकाउंटिंग कीजिए। आपको मैंने जो फाइल भेजी थी ना क्वेश्चंस की, उसमें क्वेश्चन नंबर 8 है। मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 8 अभी ना करना, मैं जब बताऊंगा तो फिर उसको सॉल्व करना। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको कहता है जी, मैंने उसमें ये सारा कुछ लिखा हुआ है कि अकाउंटिंग आपने करनी है लेसी की, लेकिन उसके अंदर लेसर की इंफॉर्मेशन थोड़ी सी दी हुई है। और लेसर की इंफॉर्मेशन क्यों दी हुई है कि जनाब, ताकि रेंट निकले, क्योंकि उस क्वेश्चन में उसने रेंट के बारे में नहीं बताया हुआ, ठीक है। तो लीज पेमेंट्स आपके पास क्या है जनाब, जो लीज रेंटल्स होते हैं, या आपके पास अगर कोई परचेज ऑप्शन है तो वो भी इसमें हम लोग शामिल कर लेंगे सारा कुछ। तो लीज पेमेंट्स में वो सारा कुछ, मैं अभी आपको एग्जांपल करवाता हूँ ना, आपको पता चल जाएगा कि रेंटल्स कैसे निकलेंगे। ये इक्वेशन माइंड में रखनी है आपने। नेट इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है जनाब, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरबी, इट मस्ट बी इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ एसेट प्लस आईडीसी बाय लेसर, ठीक है जी। और ये प्रेजेंट वैल्यू किस पे निकालेंगे, अगर इम्प्लिसिट रेट पे निकालेंगे तभी निकलेगा इसके बराबर, मार्केट रेट पे निकालेंगे तो कोई नहीं निकलने वाला। अब अगर आप थोड़ा सा कष्ट उठाएं और एक क्वेश्चन है जनाब, एग्जाम्पल ही है आपकी बुक की, पेज नंबर 270 आपकी बुक का, आई कैप के स्टडी टेक्स्ट का, उसमें एग्जाम्पल नंबर 10 है। हम इसको अपने हिसाब से करेंगे, आई कैप ने अपने हिसाब से उसको किया हुआ है, लेकिन हम इसको अपने हिसाब से करेंगे, इजी कैलकुलेशन, मतलब दिखने में इजी लगे। सबके सामने है सनी लिमिटेड, ये मिटा दो ना ये व्हाइट बोर्ड पे। अच्छा जी, देखिए बेटा, सनी लिमिटेड का क्वेश्चन है जी सबके सामने है, पढ़ते हैं जनाब। कहता है जी, सनी लिमिटेड लीज्ड एन एसेट हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ 35 लाख रुपए फ्रॉम खान लिमिटेड, ठीक है जी। सनी लिमिटेड ने क्या किया जी, 35 लाख रुपए उसने, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी एसेट की जो उसने लिया, फॉर अ लीज टर्म ऑफ 5 ईयर्स। कितने साल की लीज टर्म है जनाब, 5 साल की। SL incurred इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ 60,000 एंड KL incurred इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ 40,000। लेसी की आईडीसी कितनी है, 60,000। लेसी कौन है, SL है। लेसर कौन है, KL है, क्योंकि KL ने एसेट दिया है लीज पे और SL ने KL से एसेट लीज पे लिया है। फ्रॉम का मतलब उससे एसेट लेना। तो लेसी की आईडीसी कितनी है बेटा, 60,000, और लेसर की आईडीसी कितनी है, 40,000।
आगे फिर कहता है जी KL एस्टिमेट्स द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ लीज टर्म टू बी 5 लाख। रेजिडुअल वैल्यू कितनी जनाब उसने एस्टिमेट की है 5 लाख, आउट ऑफ विच 2 लाख इज गारंटीड बाय SL। गारंटीड कितनी है जनाब 2 लाख, अनगारंटीड कितनी होगी 3 लाख हो जाएगी। KL incorporates interest rate implicit in the lease of 15%। implicit rate कितना है जी 15%, while incremental borrowing rate of SL is 14%। तो incremental यानी कि मार्केट रेट कितना है जी 14%। तो मैंने क्या कहा था ये implicit रेट पे फेयर वैल्यू के बराबर आएगा। अच्छा अब यहाँ कहते हैं जनाब कैलकुलेट एनुअल रेंटल्स इक्वल टू बी पेड इन एरियर्स। एरियर्स है जनाब इन द अबव लीज अरेंजमेंट्स। यहां पे लीज रेंटल उसने बताया नहीं, बल्कि उसने आपसे लीज रेंटल क्या कर लिया पूछ लिया। ठीक है, ये भी आई कैप का ही क्वेश्चन है। ओके, अब यहाँ पे जस्ट हमारे से वो क्या कर रहे हैं, अच्छा ये क्वेश्चन में सिर्फ इस हद तक नहीं रहता, इससे वो मजीद गिरता है। वो कैसे गिरता है, वो इसमें अकाउंटिंग पूछना शुरू करते हैं। अच्छा पहले आपने लीज रेंटल बताई, चलिए लेसी की अकाउंटिंग बताइए, लेसर की अकाउंटिंग बताइए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 मैंने जैसे आपको दिया हुआ है वो क्वेश्चन भी उसी नेचर पे है कि जी बिल्कुल बिल्कुल उसमें दोनों की काउंटिंग आपसे पूछ लेता है। लेकिन आई कैप इतना ठीक है जालिम है बट इतना ज़्यादा जालिम नहीं है, वो फिर उसको जस्टिफाइड मार्क्स भी देता है। ठीक है, तो वो कहता है कि कोई बात नहीं तुम दोनों की काउंटिंग कर रहे हो तो इसके अलग अलग मार्क्स दे दो। ओके, तो वो मार्क्स भी देता है, तो अच्छा बंदा है। एनीवेज अब यहाँ पे देखिए जनाब हमारे पास लीज रेंटल्स गिवन नहीं है। हम देखते हैं कि हमारे पास गिवन डाटा कौन सा। सबसे पहले उसने हमें क्या बताया जनाब एसेट की फेयर वैल्यू कितनी है 35 लाख रुपए। ठीक है जी, एसेट की फेयर वैल्यू कितनी जनाब 35 लाख रुपए। फिर दूसरी जो चीज उसने हमें बताई है कि जनाब आईडीसी बाय लेसर, आईडीसी लेसी की 60,000 लेसी की बेटा सर लेसर की नहीं निकालनी है पुत्र दो में लिखेंगे ना, जड़ी गिवन इंफॉर्मेशन वो लिखेंगे। पंजाबी समझ आती है ना सबको? जी जी सर। भाई आप लोगों को समझ आती है ना? आप लाहौर गए? वेरी गुड। लाहौर में कहाँ से हैं? वाह भी वाह, मतलब डीएचए के पास ही रहते हैं आप तो फिर। ठीक है जी, मैं भी लाहौर से हूँ, पता है आपको? नहीं पता? अच्छा मैं भी लाहौर से हूँ, मैं लाहौर से हूँ, एजुकेशन मेरी लाहौर से है, मैं स्कैन्स लाहौर से ही पढ़ा हूँ और रहता भी वहाँ पे हूँ, मेरी फैमिली भी वहाँ पे है, अम्मी अबू वहीं पे हैं। इस्लामाबाद बेटा मैं जॉब करने के लिए गया था इस्लामाबाद में, फिर मैंने अपना कॉलेज बनाया था इस्लामाबाद के अंदर, तो फिर वहाँ पे लाहौर वापस आते आते मुझे उन्होंने कहा कि पुत्र उधर जाओ फैसलाबाद जाओ, तो फिर मैं फैसलाबाद आया हूँ। पता नहीं, मैंने तो इस्लामाबाद में सोचा था कि लाहौर जाऊँगा, उन्होंने फैसलाबाद भेज दिया। अब देखें, अब मैंने सोचना छोड़ दिया कि नहीं सोचना ही नहीं है। नहीं, पाकिस्तान से बाहर नहीं जाना इंशाल्लाह, पाकिस्तान से बाहर नहीं जाना हमने। अच्छा जी, ये तो जनाब एक ये चीज़ आ गई। उसके बाद उसने हमें क्या बताया जी? जी गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, लीज टर्म तो आपके पास 5 साल है। गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू GRV 2 लाख रुपए जी, और रेजिडुअल वैल्यू कितनी थी 5 लाख, तो अनगारंटीड आपके पास कितनी हो गई UGRV 3 लाख हो गई जी। क्लियर? अच्छा जी, इसके बाद उसने कहा जनाब इम्प्लिसिट रेट 15% और मार्केट रेट कितना जनाब 14%। हम किसको कंसीडर करेंगे? ये मेरे पास बेटा पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन उसने बताई है। अब मुझे कहते हैं जी लीज रेंटल्स आपने बताने हैं। अब लीज रेंटल्स किसके बराबर आएंगे बेटा? लीज रेंटल किसके बराबर आएंगे जी? हाँ जी, देखो बेटा हमने एक क्वेश्चन पढ़ी थी, लीज रेंटल हमारे पास नहीं है, अगर होते तो मसला कोई नहीं था, उसने रिक्वायरमेंट पूछता ही ना, फिर रिक्वायरमेंट उसकी कोई और होती। अब उसकी रिक्वायरमेंट लीज रेंटल की है, तो हम यहाँ पे कुछ इक्वेशन मुझे याद आ रही है। कौन सी इक्वेशन? मैंने कहा था जनाब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल्स प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ UGRV मस्ट बी इक्वल टू फेयर वैल्यू प्लस IDC बाय लेसर। जनाब जो जो मुझे पता है वो तो मैं लिखूं,
लीज रेंटल में आपको पता है जनाब, जो आपके पास गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू होती है वो भी हम लोग लीज लायबिलिटी का जब हिस्सा बनाते थे तो लीज लायबिलिटी की कितने के जनाब लीज रेंटल्स हैं, ठीक है, और सॉरी लीज पेमेंट्स हैं, नॉट लीज रेंटल, लीज पेमेंट लिखा हुआ था। जिसको वो लीज लायबिलिटी कह रहा था उसमें वो सारा कुछ क्या शामिल था, लीज लायबिलिटी को हमने यहाँ पे लेसर क्या बना देता है, लीज पेमेंट्स का नाम दे देता है, ठीक है। अब यहाँ पे जनाब हमने कहा था लीज पेमेंट यानी कि लीज लायबिलिटी में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं, रेंटल्स, परचेज ऑप्शन और पेनल्टी वगैरह, वेरिएबल, ठीक है, वो सारा कुछ इसमें शामिल होता है। तो जरा जो जो हमें गिवन है वो हम लोग लिख लेते हैं। हमने कहा जनाब लीज पेमेंट में हमारे पास क्या क्या गिवन है और क्या गिवन नहीं है। मैंने कहा जी रेंटल्स पता है, आपने कहा नहीं सर नहीं पता, रेंटल्स हमें नहीं पता। एडवांस है कि एरियर है, एरियर है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा एन्युटी का, 1 माइनस 1 प्लस 0.15 रेज टू पावर -5 डिवाइडेड बाय 0.15। ये तो आ जाएगा लीज रेंटल्स की प्रेजेंट वैल्यू प्लस गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू भी तो लीज लायबिलिटी का हिस्सा होती थी ना, कि याद है कि नहीं याद। तो गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू कितनी है जनाब, 2 लाख रुपए, तो उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे हम लोग, 1 प्लस 0.15 रेज टू पावर -5। ये मेरे पास क्या बन जाएगा, लीज पेमेंट, उनकी प्रेजेंट वैल्यू, ओके। इसमें मैं ऐड करूंगा किस चीज को, अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू को। कितनी है वो अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, 3 लाख, तो 3 लाख की प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस 0.15 रेज टू पावर -5। इट मस्ट बी इक्वल टू फेयर वैल्यू, कितनी है बेटा फेयर वैल्यू 35 लाख, और आईडीसी बाय लेसर कितनी है जनाब 40,000, तो 35 लाख जमा 40,000, ओके। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, करिए सिंप्लीफाई, पहले इस फैक्टर को सिंप्लीफाई करें, 8 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको सिंप्लीफाई करें अलग से, इनको सिंप्लीफाई, हर चीज को सिंप्लीफाई जरा कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए फटाफट। राइट हैंड साइड मैं कर लेता हूं, लेफ्ट हैंड साइड आप कर लें। टू स्लो, वेरी स्लो, वेरी स्लो, बहुत स्लो है जनाब आप। मैंने फटाफट कैलकुलेशन कर लिया, आप लोगों से अभी तक कैलकुलेशन नहीं हुई। नहीं मैंने बुक से नहीं देखा, हाँ जी जी जुबानी किया मैंने, मैथ्स अच्छा है मेरा। 35 लाख में 40,000 जमा करवाओ तो मेरा ख्याल है 35 लाख 40,000 ही बनता है। सर 3.35 3.4 डेसिमल तक इसको लिखवाया करते हैं, 3.35 4 डेसिमल मतलब 4, फिर से 2 जनाब, आर प्लस इसको सिंप्लीफाई कीजिए, चलें कोई बात नहीं, वैसे हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, अच्छा लग रहा है यार कैलकुलेशन करते हुए। निकाल सकते हैं, लेकिन क्यूएम आपके टाइम पे क्यूएम था एमसीक्यूज बेस्ड, कितना 99435 यही है, ठीक है, ओके। इसका बताइए भाई साहब, ये करेंगे तो मार्क्स मिलेंगे, जी 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 जी, ये करेंगे तो मार्क्स मिलेंगे। अगर क्वेश्चन का हिस्सा है, जैसे उसने यहाँ पे रिक्वायरमेंट लिखी है, तो स्टेप्स परफॉर्म करेंगे तो मार्क्स मिलेंगे। 14915 राउंड ऑफ करके बताया ना, ठीक है, ओके। अब आपको पता है कि ये जो फिक्स्ड हैं उनको इसमें से जाके माइनस करवा देंगे। माइनस करवाने के बाद बेटा जब रिक्वायरमेंट ये हो ना तो उसके स्टेप्स के नंबर होते हैं, ये वो एमसीक्यूज थोड़ी है कि आपने जस्ट अमाउंट एमसीक्यूज क्लिक करना है, ठीक है। तो 3.3522 आर मस्ट बी इक्वल टू, इसमें से ये दोनों अमाउंट्स माइनस करवा दीजिए, 3291 3291 412, ठीक है, इसमें से ये माइनस करवा दें, कोई बात नहीं। इसको डिवाइड करवा दीजिए, आर आपके पास आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, तो आ ही जाएगा 981
ठीक है जी 866। अब ये आपके पास बन जाएगा क्या, लीज रेंटल्स। ये आपने सारा से इसकी कैलकुलेशन करनी। अब ये रेंटल बन जाएगा, आगे वो हमारे से लेसी की काउंटिंग पूछ ले या लेसर की काउंटिंग पूछ ले, हमें कोई मसला नहीं होगा इसमें, क्योंकि लीज रेंटल्स हमारे पास आ गए, बाकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। क्या हुआ है? सर पता नहीं शायद मैंने पिक्चर नहीं ली, किस चीज़ की? पता नहीं जो पहले लिखा था। चलो कोई बात नहीं, पहले कुछ भी नहीं ऐसा लिखा था जिसके आप पिक्चर लेते हैं। हाँ जी बेटा, ऑल ओके। चलो मेरा ख्याल अब आपका टाइम भी होगा क्लास का। इंशाल्लाह कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे लेसर की अकाउंटिंग, जर्नल एंट्रीज पढ़ेंगे, स्केड्यूल पढ़ेंगे, और उसके साथ इंशाल्लाह अब टेस्ट पूरे चैप्टर का होगा? नहीं सिर्फ लेसी का होगा।